वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर जेप्टो अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से हैरेस करता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर कैसे करता है और उनके साथ स्कैम किस तरह से गलती से या फिर जानबूझ के हो जाता है। और ये जब मैं न्यूज कवर कर रहा था तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मुझे सुन करके ये कहानी पढ़ करके भी बहुत ही बुरी लग गई और मैं थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। तो प्लीज इस न्यूज को सपोर्ट जरूर करना और जेप्टो को हम टैग करेंगे एक साथ। और उसके बाद हम कवर करेंगे टाटा मोटर्स के ग्रोथ में डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे रिलायंस की कि आखिर रिलायंस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर कंपनी कैसे बन सकता है। फिर हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की, जोमेटो से लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट वाले, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सन फार्मा का प्रॉफिट नीचे क्यों गिर गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है टाटा मोटर्स की, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे अब टाटा मोटर्स का क्या होगा। मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, आपको टाटा मोटर्स बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है। तो अब ये जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि टाटा मोटर्स का FY26 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स बहुत ही कम रहने वाला है। कितना कम वो अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि सिंगल डिजिट का ग्रोथ ही टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने नया एल्टोस भी लॉन्च किया है जिसकी प्राइस 6.89 लाख रुपीस से 11.29 लाख रुपीस के बीच है। और ये जो एल्टोस है, पुरानी वाली एल्टोस थी जो, उसको मॉडिफाई करके कुछ नए डिजाइन के साथ लाया गया है। वैसे तो मुझे ये वाली कार पसंद आई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसी है ये कार। लेकिन आप घबराओ मत, क्योंकि ये जो सिंगल डिजिट की ग्रोथ बताई जा रही है वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में ही बताई जा रही है। अभी शेयर्स का डिमर्जर होगा और जो स्टॉक्स आपको मिलेंगे डीमर्ज होने के बाद हैवी व्हीकल्स के, यानी कि टाटा मोटर्स हैवी व्हीकल्स, मुझे उम्मीद है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि उसमें आपको ग्रोथ डबल डिजिट देखने को मिलेगी। और हाँ, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि इटाची ने पार्टनरशिप की है टाटा मोटर्स के साथ। नहीं, ये वाले इटाची की नहीं, मैं इस इटाची की बात कर रहा हूँ। आप अगर दिल्ली में रहते हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या फिर डिमोलिशन हो रहा होगा, तो आपने ये मशीन्स देखी होगी जिसपे इटाची और टाटा मोटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये मशीन बनाई गई है। तो देखने में मजेदार होगा कि कैसी ग्रोथ जाती है हेवी व्हीकल्स में। साथ ही साथ मैं बताऊं, टाटा मोटर्स डिफेंस इंडस्ट्री में भी है और शायद डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ थोड़ा नॉर्मल देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में टाटा मोटर की रिटेल सेल्स थोड़ी सी गिरी थी, यानी कि 5.36 लाख यूनिट ही बिकी थी। उसके बाद एल्ट्रोज ईवी भी लॉन्च करने का प्लान चल रहा था टाटा मोटर्स का, लेकिन उसको अभी पॉज कर दिया गया है, क्योंकि ये जो 8 से 15 लाख वाली ईवी सेगमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राउडेड है। अब देखने में ये मजा आएगा कि हैचबैक शायद टाटा मोटर्स की डिमांड को पूरा कर सकता है, क्योंकि हैचबैक, प्रीमियम और जो मिड सेगमेंट की कार्स हैं, इसमें फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल लग रहा है। और जहां तक एल्ट्रोज और टियागो की बात है, टाटा मोटर्स उस पे फोकस करेगा, क्योंकि एल्ट्रोज, टियागो और जो उनकी कर्व है ये लोगों को काफी पसंद आ रही है। और हाँ, टाटा नेक्सॉन भी। अगली न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री अब अपना खुद का सोलर पावर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल शुरू करने वाला है। इसका मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्री अब सोलर मॉड्यूल की फैक्ट्री ओपन करने वाला है, वो भी इसी साल। किस लिए? क्योंकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है और क्या आपको इसमें कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, फायदे की बात हम बाद में करेंगे, पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री को ये पता है कि इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर टारगेट के लिए स्ट्रगल कर रही है, और इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इसमें जंप कर रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्री का प्लान है कि फ्यूचर में वो अपनी कैपेसिटी को 20 गीगावाट तक बढ़ाकर लेके जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिलायंस की बैटरी और माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री अगले साल स्टार्ट होगी। अब इस पूरी न्यूज से इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है? देखिए, इन्वेस्टर्स
को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीज अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाती है और सब चीज प्लान के मुताबिक हो जाता है तो रिलायंस दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पीवी प्रोड्यूसर बन सकता है और चाइना के बाहर 14% सोलर मॉड्यूल रिलायंस ही बनाएगा। अगली न्यूज है अडानी ग्रुप की, और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने ये न्यूज बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की हुई है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अडानी ग्रुप का FY25 में इबिडा 8.2% बढ़कर 89,806 करोड़ रुपीस हो गया, और इस ग्रोथ में जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि यहाँ से अडानी को काफी ज्यादा पैसे मिले यानी कि रेवेन्यू मिला, और अडानी ग्रुप ने 1.26 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया और अगले 6 साल में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी है। तो आप समझ सकते हो इतना पैसा अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो प्रॉफिट तो आएगा ही। और अब अगर हम डेप्ट की तरफ चले, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा इशू अडानी ग्रुप के साथ डेप्ट को लेकर के ही रहता है कि उनके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, नेट डेप्ट टू इबिडा रेशियो 2.6 टाइम्स तक नीचे गिर गया। और अब अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें कि ये सारी ग्रोथ कहां देखने को मिली अडानी के पूरे ग्रुप में, तो फिर अडानी पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी और पावर बिजनेस ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। और लास्ट में ये न्यूज खत्म करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अडानी ग्रुप का फोकस अभी भी वहीं पे है, यानी कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कॉपर स्मेल्टर और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि वहां से उनको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब अच्छी चीज ये है कि अडानी ग्रुप के लिए बोरोइंग कॉस्ट 8% तक नीचे चली गई है ड्यू टू बेटर क्रेडिट रेटिंग्स। अब अगर मैं शॉर्ट में एक एग्जांपल की तरह समझाऊं तो अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जैसे अब अडानी ग्रुप को बॉन्ड्स के थ्रू पैसे उठाने हैं, तो अगर आपका क्रेडिट रेटिंग AA है या फिर AAA+ है तो आप कम यील्ड पे भी लोगों से पैसे उठा सकते हो। लेकिन अगर लेट सपोज आपका रेटिंग B है तो फिर आपको ज्यादा यील्ड यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा मार्केट में, तब लोग आपको पैसे देंगे। तो अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है तो लोग ट्रस्ट इजीली करते हैं, ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस आता है तो लोग ज्यादा पैसे आपको दे देते हैं। और अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये वीडियो कवर किया था बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2025। ये अडानी ग्रुप द्वारा किया हुआ एक तरह का स्कैम है। ऊपर आई कार्ड पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं जोमेटो की। और जोमेटो से जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो सब बहुत ज्यादा नाराज हैं, और अगर आप भी रेस्टोरेंट ओनर हैं और आप जोमेटो पे लिस्टेड हो तो शायद आप भी नाराज होगे। और अगर आप नाराज नहीं हो तो अब नाराज हो जाओगे, क्योंकि जोमेटो ने अब 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर फूड डिलीवरी करने पर 15 से 35 रुपए का नया लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फी लगाना शुरू कर दिया है। और जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जिनको कॉस्ट की अच्छी जानकारी है, जिन्होंने कॉस्ट बहुत कैलकुलेटिव रखा है, वो इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है टोटल कमीशन 45% तक पहुंच जा रहा है अगर जोमेटो ये 15 से 35 रुपए का नया चार्ज लगा रहा है तो। और इसके वजह से दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं तो फिर लोग ऑर्डर कम कर रहे हैं। अगली बिजनेस न्यूज है सन फार्मा की। सन फार्मा का Q4 FY25 का रिजल्ट आया और ये रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि सन फार्मा का नेट प्रॉफिट 19% गिरकर 2,153.9 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन रेवेन्यू बढ़ा तो उतनी भी चीजें बुरी नहीं हुई, और शायद इसीलिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। रेवेन्यू 8.5% बढ़कर 12,815.6 करोड़ रुपीस हो गया। अब अगर आगे की बात करें तो इंडिया फॉर्मुलेशन सेल्स 13.6% बढ़ा। साथ ही रिजल्ट के कंपनी ने 5.5 रुपीस का फाइनल डिविडेंड भी दिया। अब एपीआई सेल्स की बात करें तो वो 28% ऊपर गया और इबिडा 22.4% जंप करके 3,716 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यूएस की सेल्स थोड़ी सी गिरी है, जबकि यूएस बहुत बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल्स का इंडिया के लिए। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस थे कि रेवेन्यू में ग्रोथ हुई 8% की, लेकिन नेट प्रॉफिट 19% गिर गया। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हालांकि मैंने इन रीजंस पे डिटेल रिसर्च नहीं की है, बट ये सिर्फ एक अनुमान
नुकसान है। ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्शनल आइटम्स या फिर वन टाइम एक्सपेंस बढ़ गए हों या फिर यूएस मार्केट में थोड़ी वीकनेस हो, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि यूएस में इस बार का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब रहा सन फार्मा का। ऐसा भी हो सकता है कि आर&डी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया हो या फिर हायर ऑपरेशनल कॉस्ट हो, क्योंकि रेवेन्यू 8.5% बढ़ा है, लेकिन अगर कॉस्ट प्रोपोर्शनलिटी उससे ज्यादा बढ़ी तो प्रॉफिट गिर जाता है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर करेंसी फ्लक्चुएशन का असर पड़ा हो, और ये फ्लक्चुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये एक दो धारी तलवार है। इस फ्लक्चुएशन को हमने पहले ही कवर किया है, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो का लिंक है, आप वो देख सकते हो अगर आपको करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से स्टॉक में या फिर बिजनेस पे कैसे अफेक्ट पड़ता है ये समझना है तो। अगली बिजनेस न्यूज है जेप्टो की, और ये एक बिजनेस न्यूज नहीं है, ये जेप्टो द्वारा किया हुआ स्कैम है, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये स्कैम है, क्योंकि जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप पूरी तरीके से समझ जाओगे। अब ये केस क्या है पूरा मैं आपको वो बताता हूँ, और मैं ट्राई करूंगा वर्ड बाय वर्ड आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। और मैं ये रेडिट पोस्ट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब ये रेडिट पोस्ट वायरल हुआ लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट किया, फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस और कई सारे न्यूज वालों ने रीच आउट किया जेप्टो को, और अभी तक जेप्टो का रिस्पॉन्स नहीं आया है। और अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं अगले बिजनेस न्यूज में भी इसको कवर करूंगा। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे हिट करना है। तो बात ऐसी है कि मैं पूरा रीड कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे फ्लुएंसी ऊपर नीचे हो सकता है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं एक फ्रेशर था जिसने अभी अभी अपना बीटेक कंप्लीट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैं बहुत ही डेस्परेटली ट्राई कर रहा था कि मुझे मेरा पहला जॉब मिल जाए, और इसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत की। मैंने 1000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भेजे, वो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इंटर्नशाला पे, सिर्फ आप नाम लो और आपको पता चल जाएगा, मैंने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा ही नहीं। फिर पूरा मंथ बीत गया, पूरे 1 महीने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिली और कोई भी आशा नहीं मिली मुझे। लेकिन उसके बाद एक दिन मुझे कॉल आया एचआर कंसल्टेंसी से, और उन्होंने बोला कि आपके लिए एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है जेप्टो पे। उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रोल डाला था वो था MIS एग्जीक्यूटिव, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो देख रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए उन्हें जिसको एक्सेल आता हो, SQL आता हो, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, डेटा वैलिडेशन और ये सारी चीजें आती हो। और ये सारी चीजें मेरे स्किल के साथ अलाइन कर रही थी, और फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिला जिस चीज की मुझे तलाश थी, और ये मेरे स्किल सेट से पूरी तरह से अलाइन था। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ था वो काफी ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि जो PDF आया था वो पूरी तरीके से ब्लैंक था, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए थे, न तो कंपनी का नाम था, न तो लोगो, न ही डिपार्टमेंट, न ही रियल कॉन्टेक्स्ट। ये पूरी तरीके से मुझे रेड फ्लैग लग रहा था। लेकिन मैं बुरी तरीके से हताश था, मैं अंदर से टूट गया था, और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था और मैं आगे बढ़ गया, और मैंने ये फैसला लिया कि मैं ये जॉब लूंगा। फिर मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, मैंने एक्सेल, SQL और इन सब चीजों से रिलेटेड इंटरव्यू दिया, और मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया। लेकिन यहीं से रियल स्कैम की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जॉब था वो कॉन्ट्रेक्चुअल रोल था, और उन्होंने सामने से ये चीज शुरू में ही मेंशन नहीं की थी, क्योंकि अगर मेंशन की होती तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद जॉब पे अप्लाई नहीं करते। न तो कोई क्लैरिटी था, न तो ड्यूरेशन था, न तो ये मेंशन किया हुआ था कि वर्किंग आवर्स क्या थे, और ना ही कोई प्रॉपर रिपोर्टिंग मैनेजर था। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया वी ओन यू। फिर काम के लिए आपको हफ्ते के 6 दिन थे, लेकिन कभी कभी मुझे 9 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक भी काम करना पड़ता था, और इसके बीच मुझे कोई भी लंच ब्रेक नहीं मिलता था कई बार। और साथ ही न तो इसमें कोई हॉलीडेज थे, न तो कोई स्ट्रक्चर था प्रॉपर कि आप इतने दिन काम करोगे तो फिर आपको इतने दिन का हॉलीडे मिलेगा। और मुझे तो कई बार कॉल भी आता था सीनियर से, और वो मुझसे पूछते थे कि मैं कमिटेड क्यों नहीं हूँ, और इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग रिमोटली मुझे कोई भी डेटा एनालिसिस की चीजें दी ही नहीं की करने के लिए। मुझे डंप कर दिया लॉजिस्टिक हेल में। अब मैं कोऑर्डिनेट करता था डिलीवरीज से, अपडेट करता था शीट्स को, और भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करता था जैसे कि मैं कोई एक बॉट हूँ। तो मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद भी नहीं आती थी, और मैं जेप्टो में रह करके कुछ भी सीख नहीं रहा था। ये एक तरह का
का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था मेरे लिए। मेरे मैनेजर्स डायरेक्टली मुझ पे गालियां देने लगते थे, वो प्रोफेशनलिज्म भूल जाते थे, वो लोग इस तरीके से कम्युनिकेट करते थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वर्ड्स कुछ ऐसे थे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, BC MC LAV डैश डैश डैश, आप समझ जाओ क्या था। और वो कैजुअली मुझे कहीं भी फेंक देते थे। फेंकने का मतलब कि न तो कोई मुझे फीडबैक देना, न तो मुझसे कुछ बात करना, मुझे कचड़े की तरह ट्रीट करते थे। और उन्होंने एक इनर सर्कल भी बनाया हुआ था और उस इनर सर्कल में मुझे आने नहीं देते थे। वो मुझे इस तरह से ट्रीट करते थे जैसे मैं कोई बाहरी इंसान हूं, मैं कोई कंपनी का पर्सन नहीं हूं। और सबसे वर्स्ट थिंग तो ये थी, एक मैनेजर ने लिटरली मुझे हाथ का गेस्चर दिखा दिया कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा या फिर पंच मारूंगा। और ये कोई एक बार नहीं होता था, ऐसा कई बार हुआ है। हालांकि उसने मुझे कभी मारा नहीं, लेकिन इंटिमिडेशन वॉज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो मुझे बार बार ऐसी चीजें करता था। और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा था। मैं बहुत एक तरह से फ्रीज हो जाता था अपने डेस्क पे, डर जाता था, कभी कभी बहुत ज्यादा एंग्शियस भी हो जाता था। मैं लाचार था, बिल्कुल हेल्पलेस था। और ये कोई जॉब नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल युद्ध था। और जेप्टो में एक क्लियर डीप रूटेड टीम पॉलिटिक्स भी था। जैसा कि मैंने बताया, उनका पहले ही एक इनर सर्कल होता है और उसमें वो लोग किसी को भी जाने नहीं देते। और उस इनर सर्कल में जो ज्यादातर लोग थे वो वहां के लोकल्स थे। और न तो कोई HR का सपोर्ट था, न तो किसी भी तरह की हमदर्दी थी। क्योंकि जब मेरा आखिरी दिन था और उस दिन मैं बहुत ज्यादा बीमार था, मुझे बहुत ज्यादा फीवर था, उस दिन भी HR ने मुझसे बहुत ही रूडली बात की। HR ने मुझे बुलाया और उसने मुझसे डिमांड की कि वो कंपनी का लैपटॉप 1 घंटे के अंदर वापस कर दे। और जो ट्रेवल टाइम था मेरे घर से मेरे ऑफिस का, वो 2 घंटे का था। और उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही थी और उसके बावजूद मेरा जो फीवर था वो 100 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। उसके बावजूद मुझे HR के द्वारा कोई भी इंपैथी नहीं दिखाई गई। मैंने बताया कि मुझे फीवर है तो HR ने बोला, आई डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ, अवर कंपनी डेटा इज विथ यू एंड यू आर नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय बिकॉज यू हैव एब्सकॉन्डेड, रिटर्न द लैपटॉप नाउ। और इवेंचुअली मैं पूरी तरीके से टूट गया। मैंने अपने घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं गेट का प्रिपेयर कर रहा था ताकि मैं इस चीज को कवर अप कर सकूं, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मुझे वहां पे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, मैंने अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीजें खो दी। और अब मैं कोई एक फ्रेशर भी नहीं रह गया था। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं लाइफ में फेल हो चुका हूं, आई एम अ फेलियर। और फिर समय के साथ मैं धीरे धीरे इससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा था। और अब मैं यहाँ पे हूँ जहाँ मेरी जिंदगी खाली है, न तो मेरे पास कोई डायरेक्शन है, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक माई सेल्फ बैकअप। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी जेप्टो के एक्स एम्प्लॉय की। और जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था, ये रियलिटी पढ़ रहा था, तो मैं बहुत ही भावुक भी हो गया था। और अगर आपको भी पूरी स्टोरी पढ़नी है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर लिंक पे जा सकते हो, आपको वो पूरी की पूरी स्टोरी मिल जाएगी। मैं ट्राई करूंगा कि पूरा लिंक डायरेक्ट दे दूं, या फिर आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, आपको रीट्वीट दिख जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और अगर आप मेरे प्रोफाइल तक पहुंच जाना तो फिर मुझे फॉलो भी कर लेना। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा स्टील की। टाटा स्टील ने 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कलिंगा नगर प्लांट का फेज 2 एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया है, जिससे अब टाटा स्टील की कैपेसिटी 3 मेट्रिक टन से बढ़कर 8 मेट्रिक टन हो गई है। और अगर ओवरऑल बात करें तो अब टाटा स्टील की इंडिया में टोटल कैपेसिटी 26.1 मेट्रिक टन हो चुकी है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज आपको अच्छी लगती होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और आपका कोई भी सवाल है तो वो भी पूछे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब हम हर रोज संडे को 4 बजे लाइव आ रहे हैं। वहीं पे हम न्यूज भी सुनाएंगे और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। तब तक लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।